देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको क्या पढ़ाया गया कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया गया और एक लीनियर वेलोसिटी बताई गई, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बताई गई। अब देखिए जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक और क्वांटिटी उसमें होती है, उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो उसी को हम यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद, अब ये नहीं कहना बावजूद की इंग्लिश क्या होती है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। सो इट हैज़ एन एक्सीलरेशन। लिखिए, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ यूनिफॉर्म होगा एंड यूनिफॉर्म होगा, पक्का ना पक्का। मतलब हमने पूछा आपसे आ यूनिफॉर्म होगा कि एन यूनिफॉर्म होगा, नहीं हमें इंग्लिश से मतलब नहीं है ना, मैं ऐसे पूछ रहा था। ये सही है, पहले वाला सही है, सेकंड वाला सही। क्यों एन लगेगा, तुम बताओ क्या होगा। मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो पैदा होते ही उनको जो है वाटर पिलाया जाता है, नोज। अच्छा वॉवेल नहीं है, अच्छा वॉवेल की वजह से एन लगेगा, है ना। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि आपको ग्रामर एक से एक है, सुनिए ध्यान से। जिस वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं ना, वो वॉवेल होता है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म पढ़ा जा रहा है, हिंदी में यूनिफॉर्म को यू ऐसे लिखते हो, या जो है ना आपका कंसोनेंट है, ठीक है, इसलिए आ लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जब प्रोनाउंस जब करते हैं तब अगर वॉवेल निकलता है। आपके वॉवेल हिंदी वाले कौन से होते हैं आ ई पढ़े हो, आता है पूरा, वो नहीं आता होगा ना, अंग्रेजी आती होगी, अंग्रेज खूब छाटे हैं तो अंग्रेजी आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी, ठीक है। तो जैसे होटल लिखते हैं तो एन होटल बोलते हैं, होटल नहीं होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है होटल, तो उसमें एन यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंस करते हैं तो होटल वर्ड निकलता है, तो आई यूनिफॉर्म लगेगा, ठीक है। बोले आप फिजिक्स पढ़ाओ, आपको अंग्रेजी इसका मतलब है। अब आ लिखाओ, बी लिखाओ, सी लिखाओ, हमसे क्या मतलब है, लिखिए। व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो इट्स स्पीड remains constant, though its speed remains constant, though its speed remains constant, but its velocity changes continuously. But its velocity changes continuously. So the particle has an acceleration. जब आप जानते हैं किसी की अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके पास एक नई क्वांटिटी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल हैज़ एन एक्सेलरेशन called centripetal acceleration, called centripetal acceleration, and its direction always remains towards center. Its direction always remains towards center. अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। हमने कहा, देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। हमने कहा सपोज एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका सेंटर है ओ। किसी टाइम पार्टिकल P1 पॉइंट पे था और यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी थी, V1। देखो स्पीड इसकी V है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम नाम V1 V2 लिखेंगे, वैल्यू इसकी V लिखेंगे। और थोड़ी देर बाद, डेल्टा टी टाइम बाद, पार्टिकल यहाँ आ गया और ये वेलोसिटी हो गई इसकी V2, और कितने एंगल से घूम गया ये पार्टिकल, डेल्टा थीटा एंगल से घूम गया पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो V1 V2 वेलोसिटी हम अलग से वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो पहले कहानी लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। सपोज अ पार्टिकल is moving with
अ यूनिफॉर्म स्पीड v, स्पीड वर्ड यूज किया गया है, अ यूनिफॉर्म स्पीड v at any time the particle at is at the point p1, एक मिनट, क्या लिखा, पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कहाँ मूव कर रहा है तो बोला नहीं ना, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, let at any instant the particle is at point p1, let at any instant the particle is at point p1 where its velocity is v1 where its velocity is v1, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है। वेलोसिटी हमने वर्ड यूज़ किया है, चूँकि वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन की वजह से उसका नाम दिया गया। वेलोसिटी पे एरो लगा दीजिएगा। एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी it reaches to point p2, it reaches to point p2 having the velocity v2, having the velocity v2 and p1 p2 is delta s, ये p1 p2 डेल्टा s है, ठीक है। ये हमने एक्चुअली में बहुत स्मॉल वैल्यू मानी है, ज़रा समझिएगा। अब इस वेलोसिटी को हम अलग शो करना चाहते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, v1 से v2 बनने में पार्टिकल कितने एंगल से घूमा है, v1 से v2 बनने में पार्टिकल कितने एंगल से घूम गया है, डेल्टा थीटा एंगल से। तो अगर मैं v1 को ऐसे दिखा दूं, ये v1 को दिखा देता हूं, ठीक, ये ऐसे दिखा रहा है इसके पैरेलल, ठीक है, और v2 को ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, थोड़ा सा बराबर रखेंगे क्योंकि वैल्यू सेम है, v2 को ऐसे दिखा दूं तो ये डेल्टा वी होगा चेंज, और v1 और v2 के बीच एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा। इसका नाम दे दो ए बी सी। समझ में आई बात, नहीं आई? अभी बात समझ में नहीं आई। अब आप कहेंगे ये कौन सा एडिशन आपने यूज़ किया है, वेक्टर एडिशन, ये कौन सा यूज़ कर लिया आपने। सुनिए ध्यान से, पहले v1 खींचा हमने, ठीक है, v1 में कुछ चेंज हुआ तभी तो v2 मिला, v1 में कुछ चेंज हुआ तभी तो v2 मिला। तो v1 में जितना चेंज हुआ उसको उसमें प्लस कर दिया। तो प्लस करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से हेड से डेल्टा v प्लस कर दिया, ये कितना प्लस कर दिया, डेल्टा v, और आपको मिल क्या गया रिजल्ट, v2। आप समझ में आई बात, हम लिख ही रहे हैं, बस बना उस तरीके से रहे हैं। अब डायग्राम समझ में आ गया, बिल्कुल पक्का पक्का। अब जरा बताइए, ये v1 v2 की वैल्यू एक्चुअली तो v है, v1 v2 की वैल्यू कितनी है, v है ना, वो तो डायरेक्शन की वजह से आपने v1 v2 माना है। अगर इस o p1 p2 को ऐसे घुमा के रख दो, ऐसे घुमा दीजिए, और o p1 की वैल्यू है r और ab की वैल्यू है v, मैग्नीट्यूड तो v है ना, तो o p2 की वैल्यू है r और ac की वैल्यू है v, तो r अपान v ये वाला रेशियो, r अपान v ये वाला रेशियो, और डेल्टा थीटा सेम है। तो हमने दो ट्रायंगल पढ़े हैं, अगर दो ट्रायंगल की दो साइड के बीच एंगल सेम हो और साइड का रेशियो भी सेम हो तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। कांग्रुएंट में साइज इक्वल होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि ट्रायंगल OP1 P2 एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर, ABC आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो सेम होता है, मतलब OP1 अपान AB, ओ ये क्या लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक, AB कर दो, AB अपान OP1 इज इक्वल टू BC अपान, BC के सामने क्या कौन आएगा, P1 P2 इज इक्वल टू AC अपान OP2। चूँकि AB और AC सेम है, देखिए AB की वैल्यू भी V है और AC की वैल्यू भी V है, तो हम केवल इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो AB की वैल्यू क्या है, V, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। OP1 की वैल्यू क्या है, R, BC की वैल्यू क्या है, डेल्टा V, और P1 P2 की वैल्यू क्या है, डेल्टा S।
तो क्या आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा वी इंटू आर इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा वी को अकेला कर दो, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपान आर इंटू डेल्टा एस, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो, इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कल हमने बात की थी इसकी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपान आर को अलग कर दो और यहाँ लिख दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। हमने ये कहा था जब डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल हो, इस डेल्टा को हम क्या लिख देते हैं, डी, तो ये हो गया डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू वी अपान आर इंटू डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी। इसको पहचानते हैं आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या ही है, एक्सेलरेशन है ना, और इज इक्वल टू वी अपान आर, और इसको पहचानते हैं आप, ये वेलोसिटी है, यानी कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, यही आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। समझ में आई बात, नहीं आई है, नोट करिए, यहाँ तक पहुँचिए। तो आप जब ये वैल्यू रखते हैं ना तो इसको रखना पड़ेगा ना कि ए क्या है, वी क्या है, इसको आपने माना है, तो आप लिखेंगे वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी को हमने फिलहाल क्या मान रखा, डी वी अपान डी टी, ये है आपका ए क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये है इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी है, जिसको कि आपने डी एस अपान डी टी लिखा है, जिसको कि आपने वी माना है, ये है इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए एक इसमें और सिस्टम लिख सकते हैं आप, चूंकि आपने एक प्रूफ कल किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा है ना, एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो एक और फॉर्मूला आपका बन सकता है आर ओमेगा का स्क्वायर अपान आर, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपान आर भी होगा और आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अब ओमेगा निकालने के लिए हमने कल बोला था भाई 2 पाई बाई टी आप निकाल सकते हैं, 2n पाई से निकाल सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जहां से मिले वहां से आप पाइए। देखिए अभी जो आप सर्कुलर पाथ में बॉडी को मूव करा रहे थे वो कांस्टेंट स्पीड से करा रहे थे, स्पीड पे ध्यान रखिएगा, यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो आपने कहा था वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी हमने क्या किया, वेरिएबल सर्कुलर मोशन कर दिया, यानी जो स्पीड है दैट इज आल्सो वेरिएबल, तो स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो लिखिए इफ द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म, हेडिंग पड़ेगी ये variable circular motion, if the circular motion of particle is not uniform then, देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ये सर्कुलर पाथ है, देखो ये यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो, डायरेक्शन तो चेंज ही होनी है, तो स्पीड की वेलोसिटी तो चेंज ही होगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल है, मतलब जिधर पार्टिकल चल रहा है ना, अगर इधर चला है तो इधर भी उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो इस डायरेक्शन में भी उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। तो उसके पास भाई पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, पहले ऐसे चलेगा फिर घूमेगा, तो थोड़ी देर तक सीधा चलेगा। अगर मान लें क्षणिक थोड़ी देर तक ये पार्टिकल चला तो थोड़ा स्पीड चेंज हो गई ना उसकी, तो ये डायरेक्शन किसकी होती है, टेंजेंट की होती है, तो उसके पास इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगा at, ठीक है। और चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसके पास एक पहले से एक्सेलरेशन था, दैट वाज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AR, तो आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा AR और AT का, ठीक है। क्या क्या नोट किया, नॉन यूनिफॉर्म
non-uniform, then the particle will have two accelerations. One is the tangential acceleration. One is the tangential acceleration and other is centripetal acceleration. And other is centripetal acceleration. Centripetal acceleration given by देखिए टेंजेंशियल जहाँ लिखा आपने वहाँ ब्रैकेट में AT कर दूँ और जहाँ सेंटीपिटल लिखा है वहाँ ब्रैकेट में AR कर दूँ, तो हमको अलग से इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो AT की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा T, क्योंकि ये स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी नहीं स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज ही हो रही है, ठीक है। और फिर डेल्टा T को वेरी स्मॉल बनाना पड़ेगा। इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो AT की वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T, और मैथमेटिक्स की भाषा में इसको लिखते हैं dV बाई dt। ये हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। अब बताओ पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशंस हैं, AR है और AT है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, AR और AT का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, बोले निकालेंगे क्या, किताब देखेंगे उसमें लिखा होगा और नोट कर लेंगे, बस बताएं पांडे जी कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, यस और नो। देखिए भाई गलत चीज़ है ना, हमने बताया था दो फोर्सेस अगर P और Q हैं और उनके बीच एंगल थीटा है तो उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला था √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो कोई भी दो क्वांटिटी क्या रिजल्टेंट निकालने का यही पैटर्न होगा। तो AT और AR के बीच एंगल कितना है, 90 है, तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा A। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AR, तो रिजल्टेंट ऑफ AT एंड AR इसको A मान लें तो आएगा √AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता है और थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। इस प्रकार से रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बात आ रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की। हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बताया गया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है और उस वेलोसिटी को चेंज होने से उसके पास एक क्वांटिटी आती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और उसका नाम क्या दिया गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स, यानी उसके बाद एक फोर्स भी होगा। ये तो हमने बताया निकाला कैसे जाएगा। एक्चुअली में अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नहीं। और हमने न्यूटन्स का नियम पढ़ा है कि कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो वो सीधे जा रहा था सीधे ही चलेगा, वो ऐसे मुड़ नहीं सकता है। तो मुड़ने के लिए ज़रूरी है उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा ना, तो यानी उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाता है फिर ऐसे मुड़ जाता है, फिर एक सेंटर तरफ फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली, फिर वो ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे फोर्स लगता है, फिर ऐसे मुड़ जाता है, यानी वो उस पर लगातार फोर्स उसके चलने के परपेंडिकुलर लगता रहता है, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। भाई जैसे सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यानी कि ये मान लिया सन है और ये सर्कुलर ट्रैक है जिस पर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो एक्चुअली में पृथ्वी कैसे जाना चाहती है, वो सीधे जाना चाहती है ना, क्योंकि कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है और अर्थ लगातार परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से वो लगातार सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो यानी हमने क्या सीखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हम एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स मिलेगा, एक अलग बात है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो 100% उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स
द पार्टिकल कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब एक फोर्स काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखिए व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, then a force acts on a body, a force acts on a body whose direction always remains towards the center, whose direction always remains towards the center. This force is called centripetal force. Centripetal force given by फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन। तो सेंटीपिटल मास भी होता है क्या, मास तो मास होगा ना, और एक्सलेशन कौन सा लेंगे, सेंटीपिटल, mv² अपान r। तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपान r, या F इज इक्वल टू m, v को लिख सकते हैं r ओमेगा, कल हमने बताया था। तो F का एक और फॉर्मूला हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये एक नया कोई फोर्स नहीं है, ये सेंटीपिटल फोर्स एक नया फोर्स है। अगर किसी बॉडी पे कोई आप फोर्स लगा दीजिए और हमेशा फोर्स बॉडी के चलने के परपेंडिकुलर ही लगाइए। मान लिया आप एक कहीं पर एक खूंटा गाड़ दीजिए। खूंटा जानते हो, खूंटा डोंट नो व्हाट इज खूंटा? गाय को, भैंस को नहीं बांधा जाता है, गाय तो घुमा करती है, गाय को कौन बांध सकता है, भैंस को बांधा जाता है, ठीक है। तो एक और उसको रस्सी से बांध दीजिए और ऐसा करिए कि हमेशा वो परपेंडिकुलर चले इस रस्सी के, तो कौन सा पाथ मूव करेगी, वो एक सर्कुलर पाथ मूव करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेंटीपिटल फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, क्योंकि नेचर में कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं? वो नहीं है 6, इससे कम थोड़े होंगे, इतना बड़ा नेचर है 6 तो हमने कम बताया, हम तो 60 बताने वाले थे। अरे इतने बड़ा नेचर है, इतना फोर्स लगता है। 1 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच लगता है? 2 मास पार्टिकल बीच लगता है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स। तो एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये फोर्स के लिए आइजन लगाया है, आइजन कहते हैं ना, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। भाई साहब यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में हैं, 5वां फोर्स नहीं है, ठीक है। अब आपने कहा इतना बड़ा नेचर मतलब यूनिवर्स, तो यार कम से कम 60-70 फोर्स से बिना तो काम चलेगा नहीं। केवल 4 फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और सब इन्हीं की सहायता से इनकी अलग अलग हरकतें। भाई अभी जब अर्थ को हम घुमा रहे थे तो सन और अर्थ के बीच फोर्स कौन सा लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स इस तरीके से लग रहा था कि वो हमेशा अर्थ के चलने के परपेंडिकुलर हो रहा था, इसलिए उसका नाम सेंटीपिटल रख दिया, ठीक है। फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमने बताया भी था, वो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो एक तरीके से ये हैं 4 ही फोर्स। अब उसके अलग अलग रूप हैं, इसलिए उसके नाम बदले जाएंगे। हाँ, तो अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट ही कर रहा है, तभी वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। देखिए ये सन है, ठीक है, तो ये अर्थ है, अर्थ ऐसे चल रही है ना, अर्थ तो ऐसे अपने आप चल रही है ना, तो सन अट्रैक्ट करता तभी अर्थ अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है अट्रैक्शन की वजह से, फिर ऐसे चेंज कर देती है, 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 और एक वैसा पाथ बन जाता है। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े में आप घुमाइए तो अपने आप सर्कुलर पाथ हो जाएगा।
भाई आप कहीं मूव कर रहे हो, ठीक है, और कोई एकदम से आपको अट्रैक्ट करे तो क्या एकदम से ऐसे घूम जाओगे? भाई मतलब यहाँ यहाँ कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप यहाँ मूव कर रहे हैं तो क्या ऐसे घूम जाओगे? ऐसे घूमोगे ना थोड़ा सा, नहीं समझे? तो समझ गए ना? हाँ। और या तो अब आप कहेंगे ना वैसे घूम जाएंगे, तो घूमो वाला, तो घूम के देख लो एक बार, स्कूटी कैसी तैसी हो, तुम्हारी ऐसी तैसी ना हो जाए। तो मतलब ये ऐसा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के, उन्हें हमने कुछ तो पीछे वाले टॉपिक्स में प्रूफ कराया है, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर्स आगे पीछे हैं कुछ, और जिस बुक से हम बता रहे हैं उसमें आगे पीछे हैं, ठीक है। जैसे पहला है टर्निंग ऑफ कार ऑन ए रोड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स। जैसे मान लिया हम टर्निंग ऑफ कार ऑन द रोड करें, हम इसको प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, टर्निंग ऑफ कार ऑन अ रोड करें, तो आप जानते हैं अगर कोई कार रोड पर टर्न हो रही है, टर्न का मतलब रोड कैसी होगी, घूम रही होगी ना, घूम रही होगी ना, तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होता है? फ्रिक्शन से प्रोवाइड होता है, फ्रिक्शन से प्रोवाइड होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है, मान लिया कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए और स्ट्रिंग में एक पार्टिकल बांध के घुमाइए सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आप उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि स्ट्रिंग के टेंशन से काम करता है, ठीक है। जैसे कोई ऐसे पार्टिकल लीजिए, खूब कैसे से घुमाइए तो टेंशन काम कर रहा है ना, आप छोड़ दीजिए उसको हाथ से, तो क्या पार्टिकल घूमता रहेगा? वो उसी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। जैसे मान लिया ऐसे कोई पार्टिकल घूम रहा है, आपने एक रस्सी में बांध दिया इसको, लगातार घूम रहा है, तो अगर आप छोड़ दोगे तो जहाँ पे छोड़ोगे वहीं पर पार्टिकल सीधे चला जाएगा। अब ये तो आप जानते नहीं होंगे, गांव में एक इंस्ट्रूमेंट होता है गुफना, सुना है नाम? बोले कहाँ से नए नए वर्ड आते हो, गुलेल सुनी है? अच्छा, गुफना होता है। गुफना होता क्या है? वो एक्चुअली में एक कपड़े का नहीं बनाया जाता है, एक कपड़े का हमने क्या किया, एक ऐसे एक रुमाल ले लिया, छोटा सा, बोल लीजिए रुमाल नहीं होता है, वो किसी और चीज़ का बिना होता है, जैसे मतलब रस्सी का बना होता है, तो जैसे खटिया भी नहीं जाती है रस्सी की, इतना बड़ा ऐसे रस्सी का हो गया, और ये बड़ा रुमाल ले लीजिए, आप समझ लीजिए हार्ड रुमाल ले लीजिए, और उसमें दोनों तो ऐसे धागा बांध दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ चौड़ी है ना, इसमें ईंटा रखिए और ऐसे बंद करके दोनों धागों पकड़ लीजिए, तो ईंटा ऐसे बन जाएगा ना, और खूब कस के घुमाइए, ठीक है। और इसके बाद एक धागे एक सिरा छोड़ दीजिए, तो जैसे छोड़ोगे, जहाँ छोड़ोगे उसी डायरेक्शन में वो जो पार्टिकल होगा वो चला जाएगा। तो गांव में जब लोग खेतों की रखवाली करते हैं, खासतौर से जब फसलों को ये पक्षी वगैरह खाते हैं ना, तो वो एक मचान बना लेते हैं ऊपर, और वहीं से वो सुस्काया करते हैं बेचारे, लेकिन अब पक्षी कम नहीं है, सुस्काया रहो, ठीक है। हो सकते हैं लेकिन इतना नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन नेचर में होता है। कैसे होता है? सब हमने बताया कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा सर्कुलर मोशन एटम में होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, तो उनके चक्कर लगाने के लिए जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ एटम में भी होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं सर्कुलर पाथ में, उसको मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। ये हमने सब पढ़े हैं। अब एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स होता है, सो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कभी आप अगर मेले में गए हों तो वहाँ पर एक झूला आता है, जो घोड़े गधे कुत्ते सुअर सब बंधे रहते हैं, ठीक, उसी में बैठते हैं, मम्मी हम सुअर में बैठेंगे, ऐसा मतलब देखे नहीं देखे? देखे हैं ना? अच्छा, बैठ गए आप? नहीं नहीं, देखे भी, बैठे भी होंगे। और जब बैठ करके वो घुमाना शुरू करता है तो सुअर कुत्ते किधर भागते हैं? दूर की तरफ भागते हैं, अंदर भागते हैं, दूर भागते हैं ना। यानी कि दूर क्यों भागते हैं? यानी उनके उनके ऊपर बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है, वही कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यानी कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर
पाथ में मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता ही करता है, एक सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखिएगा, व्हेन बॉडी ना लिखिए, पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, when a particle move on a circular path, then a force acts on the particle, whose direction remains away from the center, called centrifugal force। अब जैसे आप बता रहे थे कि भाई सन के चारों ओर अर्थ रोटेट करती है, तो सन अंदर की तरफ उसको खींचता है, तो सन पे क्यों नहीं गिर जाती है? तो उसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, वो सेंट्रीफ्यूगल उसको बैलेंस किया रहता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, इट इज अ सीडो फोर्स, it is a pseudo force। सीडो की स्पेलिंग क्या लिखे हो? PSEUDO, PSEUDO। सीडो को हिंदी में कहते हैं छद्म। लो ओ टफ होगा, अंग्रेजी तो फिर ठीक रहा है, छद्म तो और टफ है। छद्म सुने हो? छद्म वेशधारी, ले आओ टफ होगा तो टफ। हिंदी बताओगे तो छद्म बता रहे हो, हिंदी बोलो। छद्म जानते हो ना? नहीं, छद्म का मतलब होता है कि झूठा। सीडो फोर्स ये है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक झूठा फोर्स है। क्या मतलब है? लग भी रहा हो झूठा बता रहे हो। देखो ध्यान से, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मान एक मैरी गो राउंड सुना होगा आपने, क्या होता है? एक ऐसे से घूमता है, कैसे घूमता है? ऐसे से घूमता है मैरी गो राउंड, ऐसे से घूमता है ना। अब देखिए, कोई व्यक्ति उसके ऊपर खड़ा हुआ है और आप बाहर खड़े हुए हैं और वो घूम रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि वो उस पहिए पे, उस चक्के पे खड़े होकर घूम रहा है, यानी वो घूमेगा तभी जब उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। लेकिन वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके ऊपर कैसे किधर फोर्स काम करता है? वो तो गिर जाएगा बाहर की तरफ, नहीं लगता है? तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है। बाहर से आप देखोगे सेंटीमीटर लगेगा, अगर उसमें बैठोगे लगेगा बाहर तरफ हमको फेंके दे रहा है, तो वो एक छद्म बल है, वो एक सीडो फोर्स है, ठीक है। बड़े क्लास में जाएंगे, एक भयंकर टाइप का सीडो फोर्स आएगी, और ठीक है, कोरोलियस फोर्स एक होता है, आपके यहाँ IIT में पूछा जाएगा, यहाँ नहीं है। अब वो भी बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ काम करता है, वो ये सब छद्म बल है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराता है। ज़्यादा इसमें हम नहीं डिटेल में जाएंगे, तो समझ में आएगा सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहते हैं। वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम तो कहें हैं तुम तो घूम ही आई, घूमा झूला झूल रही रहा है, और उनको मालूम बड़े मुश्किल से तो रुक पाने, गिरे जा रहे थे बाहर की तरफ, तो उनके तरफ बाहर की तरफ फोर्स काम करता है, जबकि एक्चुअली में फोर्स अंदर तरफ होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा होगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही आपने मौत का कुआं सुना होगा, क्या कहते हैं, डेथ ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ पता नहीं अंग्रेजी वैसे गड़बड़ है। मौत का कुआं सुना है ना? क्या होता है, अब पहले तो लोग कुआं खोदते थे, जब कहीं सर्कस होता था तो एक गड्ढा खोदा जाता था, उस गड्ढे में मोटरसाइकिल घुमाते थे। अभी तो खोदे कौन, फावड़ा चलाना पड़ेगा, तो एक लकड़ी का ऐसे जाल टाइप का, एक ऐसे ग्लोब टाइप का ले आते हैं मेले में, उसी के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो होता क्या है, जब उस पर चलते हैं बड़ी स्पीड से, तो एक तो फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, और एक अपने आप उसमें सीडो फोर्स काम करता है सेंटर से दूर की तरफ, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसकी वजह से वो अपने आप को बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक वर्ड आता है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो डेयरी वाले दूध से क्रीम निकालते हैं, ठीक है, तो पहले तो दूध भी उसमें दही बनाया जाता था, जमाया जाता था, फिर मथानी लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं।
आप तो उठते हैं हाथ फिरा, आज यहाँ ऐसे ऐसे नहीं उठ रहा है, ऐसे नीचे नहीं हो ही रहा है, तो मथानी को चलाई, तो मथानी का काम तो खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, डेयरी पे ले गए दूध को, दूध में क्रीम भी है और दूध भी है, क्रीम हल्की होती है, दूध हल्का होता है, इसीलिए क्रीम ऊपर आ जाती है, क्योंकि क्रीम भारी होती है। जो चीज़ भारी होती है ऊपर आ जाएगी, और जो हल्की होगी नीचे चली जाएगी। हाँ नहीं भाई, तुम कह रहे हो कि भाई क्रीम भारी होती है, इसीलिए जब दूध को मथते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है, क्योंकि भारी होती है। अब भारी चीज़ ऊपर आ जाती है, अभी अभी कौन हल्का होता है? क्रीम हल्की होती है। तो होता क्या है, वो मशीन, जब आपने डेयरी पे गए क्या, देखा है उसको, एक मशीन होती है, उसमें दूध डाल देते हैं। अब देखिए, उसको बड़ी तेज से घुमाते हैं, अब या तो हाथ से घुमाओ या तो मशीन से घुमाओ, बड़ी तेज से घुमाते हैं। बड़ी तेज से घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो हल्की चीज़ सेंटर पे इकट्ठा हो जाती है और भारी चीज़ दूर तरफ भागती है। तो सेंटर पे क्रीम इकट्ठा हो जाती है और क्रीम को अलग कर लेते हैं। वो सेंट्रीफ्यूग होता है, सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसकी सहायता से हम दूसरे क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक आपने वो भी पढ़ा था कि हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था कि बाइसिकल राइडर जो है अपने आप को मोड़ लेता है। ठीक है, कोई भी मोटरसाइकिल वाला, वो कार जब मुड़ती है तो जो है अपने आप को तो झुका नहीं सकती, तो थोड़ा सड़क को टिल्ट करते हैं, बताया था ना। तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक और टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस नेक्स्ट डे, लास्ट टॉपिक होगा वो।